हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है वो भी अनदर PYQ वीडियो है बिकॉज जो चैप्टर हमने अभी रिसेंट में कंप्लीट किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, सो उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी PYQs आए हैं 2013 से 2020 तक में, उन सबको हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई होप कि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी PYQ का था, बट बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर हमने थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया था उसके सारे PYQs कल के वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर यदि इस तरीके के वीडियोस और भी चाहते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर के PYQs का वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बिकॉज जो मेरा PYQs का लास्ट वीडियो है उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से अगर और ये सारे वीडियोस भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम 2013 के क्वेश्चन से और लास्ट तक बने रहिए कि जिसमें कि हम 2022 तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो स्पेशली चैप्टर है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2013 का है। इसमें हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया, इमेज दे दी, फिगर दे दिया है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो पिक्चर है इसको देखकर, इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हमें ये कंक्लूज़न निकालना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन सेल साइकिल के किस प्रोसेस में होता है, माइटोसिस में देखने को मिलता है या फिर मियोसिस। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो हमने माइटोसिस प्रोसेस जो पढ़ा था वहाँ पर देखा था। मियोसिस का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है वहाँ पर। तो मियोसिस के कॉन्सेप्ट को अब दिमाग में क्या नहीं करना है, रिमाइंड नहीं करना है। लेकिन जो माइटोसिस का कॉन्सेप्ट था उसकी जो फेज़ थी 4 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनको थोड़ा सा ध्यान में लगाना है। ठीक है, तो उससे पहले ये तो क्लियर हो गया कि माइटोसिस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इसमें एक्चुअल में हमसे क्या चीज़ पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, रॉन्ग, किस तरीके का क्वेश्चन किया गया है। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्टेज इन सेल डिवीज़न इज शोन इन द फिगर। सेल डिवीज़न की एक स्टेज जो कि फिगर में हमें शो की गई है। ठीक है, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, इनमें से इस फिगर को कोरिलेट करते हुए हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है स्टेज का विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इस स्टेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन कर रहा है फिगर, उसको इन वाले ये जो जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से करेक्ट वन स्टेटमेंट हमें निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ जिससे कि हमें करेक्ट आंसर भी पता चल जाए। तो सबसे पहले हमें दिया है टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज जो है माइटोसिस का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वहाँ पर सबसे लास्ट फेज जो थी कैरियोकाइनेसिस में वो था हमारा टीलोफेज। अब टीलोफेज जो था यहाँ पर ऑलमोस्ट सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज पर ही होती है। टीलोफेज के बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, इससे यहाँ से ये ब्रेक होकर 2 सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में हमें ये याद आ रहा है कि जो प्रोफेज में होता है उसका जस्ट अपोजिट चीज़ें होती हैं टीलोफेज में। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर हो जाती है, रीफॉर्म होती है टीलोफेज में। उसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है या फिर जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये भी रीअपीयर होता है, रीफॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, टीलोफेज में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें यही चीज़ दी है, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है
और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। बट और ऑप्शंस जो हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं, एक्चुअल में उनमें भी तो नहीं करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो लेट एनाफेज, दैट मीन्स कि जब एनाफेज चल रहा होता है, ठीक है, तो जो लेट एनाफेज की बात की गई है मीन्स बिल्कुल एंड पर होता है एनाफेज। तो एनाफेज में हमने देखा था कि जो सेपरेशन है किसका, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है। और उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फरो है जहाँ से सेल डिवाइड करती है, इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है एनाफेज में, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं एनाफेज के उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट। ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं वो क्या होता है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स से जो अटैच होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर इस तरीके से मूव कर जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से दूर चले जाते हैं। लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी रीअपियर हो चुका होता है लेट एनाफेज में, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो सेल प्लेट फॉर्म्ड, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्म्ड, सेल प्लेट तो उससे पहले ही बन चुका होगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे 2 डॉटर सेल्स के बीच में। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में ऑलरेडी सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना चुकी होती है। उसके बाद आता है टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट येट फॉर्म्ड येट। तो ये बोल रहे हैं कि टीलोफेज जो है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस जो है ये नहीं बनते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, टीलोफेज के टाइम पर ये चीज़ रीफॉर्म हो चुकी होती हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर जो है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो रिफॉर्म्स, किसमें, टीलोफेज में। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें दिया गया है 2014 से क्वेश्चन। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज जो है सेल साइकिल का, उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालना है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल। एस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, सेम नहीं रहता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो एस फेज को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में डीएनए अमाउंट जो है वो डबल होता है। सो क्रोमोसोम नंबर क्या इंक्रीज्ड होता है, नहीं होता, क्योंकि वो सेम रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल। एस फेज में रिड्यूस्ड कहाँ होता है भाई, जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो रिड्यूस्ड कैसे हो सकता है, जबकि डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो करेक्ट आंसर क्या है, 4th वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें दिया है एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ठीक है, इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस के प्रोसेस जब हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अब ये तो आप ही लोग जानते हैं। अगर यदि पढ़ा है तो इसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो तरीके का होता है, जिसमें सेम फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है उसमें भी 5 डिफरेंट फेज होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन,
डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये 5 फेज और होती हैं प्रोफेज में। तो ये जो 5 फेज हैं इसी के अंदर से क्वेश्चन जो है उसको पूछा गया है। जो हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉसिंग ओवर वाले टाइम पर, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वहाँ पर एक्ट करता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज। ये चीज़ मैंने वहाँ पर अपने वीडियो में बताई है, पढ़ाया है। अगर यदि वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे से पता होगा इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर। जो पैकेटीन है वहाँ पर हमने देखा था कि पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपना एक्शन प्ले करता है जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? पैकेटीन स्टेज। आया समझ में कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। इनिशियल अमाउंट 2C था, अब ये क्या हो गया? 4C, दैट मीन्स कि डबल हो गया। तो सेल साइकिल की कौन सी ऐसी फेज है जहाँ पर 2C से 4C हो जाता है DNA अमाउंट, दैट मीन्स कि डबल हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो S फेज़ होती है हमारी, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। जब G1 से सेल S फेज़ में मूव करके चली जाती है तो यहाँ पर इन फेज़ में ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? G1 एंड S फेज़, ठीक, G1 एंड S फेज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस के कुछ इवेंट्स दे दिए हमें और उसमें से भी करेक्ट सीक्वेंस में उसको अरेंज करके हमें अपना क्या करना है? करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक। तो मियोसिस, पहले तो मियोसिस याद करनी है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट इवेंट्स जो दिए हैं इससे हमें पता चल रहा है कि मियोसिस की जो प्रोफेज है उसके भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इनके इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक। लेप्टोटीन में क्या था? कॉम्पैक्शन और क्या हो रहा था भाई? कंडेंसेशन हो रही थी क्रोमोसोम की। लेकिन इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई इवेंट दिया है? नहीं दिया। उसके बाद सबसे पहले दिया है हमें क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक। तो जो हमारा जाइगोटीन स्टेज था इसमें हमने देखा था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो साइनेप्सिस प्रोसेस, साइनेप्सिस कराता है। दैट मीन्स कि 2 पेयर जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, उनको अटैच कराने का काम करता है। इन सारे इवेंट्स में से सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा यहाँ पर? साइनेप्सिस, दैट मीन्स कि बी, ठीक। उसके बाद अब हमें देखना है पैकेटीन जो था वहाँ पर हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। बी के बाद क्या आ जाएगा सीक्वेंस में? ए। उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये एक ही किसके स्टेज के दोनों वो हैं फंक्शंस हैं। तो एक ही स्टेज के हैं जो कि डायकाइनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो डायकाइनेसिस का मेन फीचर था कि टर्मिनलाइजेशन होता है कैज़मेटा का एंड उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपीयर हो जाती है। ए के बाद क्या आ जाएगा कि टर्मिनलाइजेशन हुआ कैज़मेटा का एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया कि साइनेप्सिस हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, टर्मिनलाइजेशन हुआ, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब ये सीक्वेंस हमें मिल गया BACD। अब इनमें देखना है कि BACD किस में है? BC ये नहीं है, BAC
सी पहले आएगा, डी बाद में, ये भी नहीं है। बी ए सी डी, ये थर्ड ऑप्शन क्या है, ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है जो ऊपर इवेंट्स दिए हैं मियोसिस के उसका। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अगर यदि वीडियो देखे हैं, लेक्चर लगाया है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2016 का। ये ऑलरेडी हम जब लेक्चर लगाए हैं उस टाइम पर भी कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब हम, चाहे वो मियोसिस का प्रोसेस हो, चाहे वो माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हों, अगर यदि हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा कि जो इसमें स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किस रीज़न से अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है ये हो गया हमारा ड्रॉ। ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से रीज़न बनाया है ये है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये रीज़न होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच होते हैं। कहीं कहीं पर ये दिया होगा कि सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते। ये जो पिंक कलर से रीज़न बना है ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर जो रीज़न होता है वहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। अगर यदि कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सेंट्रोमियर जो है वहाँ पर कौन अटैच होता है, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन जस्ट बाद में सेंट्रोमियर के एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, और इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी लिखा हो तो भी ये क्या होता है, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। नहीं भाई, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, हाँ काइनेटोकोर रीजन जो है क्रोमोसोम का उसी से स्पिंडल फाइबर्स जो है क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर से नहीं होते, सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। काइनेटोजोम, अब देखो काइनेटोकोर काइनेटोजोम, अब इतने इतने से डिफरेंस के साथ भी ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल आंखें, दिमाग, कान, नाक सब खोल के क्वेश्चन में देखना है कि एक्चुअल में लिखा क्या है। एकदम एक्साइटेड मोड में, ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं करना है कि अरे हमें तो पता है और देखा ही नहीं, काइनेटोजोम पर टिक मार के चले आए और 4 नंबर दे बैठे। सो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, बिकॉज ऑलरेडी इतनी नर्वसनेस होती है उस टाइम पर कि हाथ पैर, दिमाग, आँख, कान, नाक कुछ भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी इस तरीके की गलती करो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो इस तरीके से भले ही थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम ज़्यादा लग जाए, बट क्वेश्चन जो है उसको एकदम सही करके आना है। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम है ये 118 नंबर। इन माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा गया है। अगर यदि प्रोफेज की स्टेजेस पता होंगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, तो पैकेटीन जो है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, इनिशिएटेड होता है इस फेज में। दैट मीन्स पैकेटीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। डीएनए सिंथेसिस जो है वो किस फेज में होता है सेल साइकिल में, तो करेक्ट आंसर भाई एस फेज में ही देखने को मिलता है डीएनए सिंथेसिस। इतना सिंपल भी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो अच्छी बात है ना, 4 मार्क्स मिल गए 4 कट के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसको पढ़ते हैं। मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में मियोसिस की कुछ स्टेज दे दी और उनके कुछ कैरेक्टर्स जो है कॉलम 2 में दे दिए, और इसमें से हमें पढ़ के सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो सबसे पहली स्टेज दी है पैकेटीन। पैकेटीन से हमें
देखते ही समझ में आ जाने चाहिए भाई, क्रॉसिंग ओवर के बारे में तो बात की ही गई होगी। सो देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, थर्ड नंबर पर क्रॉसिंग ओवर ही दिया है, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस पैकेटिन स्टेज में। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, मेटाफेज 1 जो है उसमें क्या होता है भाई, ठीक, तो मेटाफेज 1 जो है क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज चाहे वो माइटोसिस की हो, चाहे मेटाफेज 1 की बात की गई हो, चाहे मेटाफेज 2 की बात की गई हो, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। ये चीज़ हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। सो बी का क्या हो जाता है, फोर्थ वन। अब 2 ऑप्शन हमने इसमें से करेक्ट निकाल लिए, तो थोड़ा सा ये होता है कि टाइम को सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है उसको अप्लाई करना होता है। तो देख लेते हैं, और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो ऑप्शंस निकाले थे उसमें हमारा था कि ए जो है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, थर्ड वन, बी जो है उसका करेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ। सो ए का थर्ड यहाँ पर दे रखा है, बी का फोर्थ भी दे रखा है। ठीक है, आगे के हमने पढ़े नहीं है, लेकिन और ऑप्शंस में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है। ए का थर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी का फोर्थ इसमें दिया है, लेकिन ए का थर्ड ही नहीं दिया है, और यहाँ पर अपोजिट कर दिया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस मेथड को बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो उसको बचा सकते हैं। अभी क्या है, हम एग्जाम में तो बैठे नहीं हैं, तो देख लेते हैं कि भाई जो और ऑप्शंस दिए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 से। सो डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, बिल्कुल सही दे रखा, सी का सेकंड। जाइगोटीन, जाइगोटीन जो स्टेज है वहाँ पर क्या देखा जाता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो डी का क्या है 1, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उससे थोड़ा सा अपना टाइम बचाने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर है 2017 से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। सबसे पहले तो इसने ये भी अच्छी बात है क्लियर कर दिया कि माइटोसिस से है। ठीक है, और उसमें हमें करेक्ट इवेंट्स जो हैं उसको निकालना है। माइटोसिस से है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब देखो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हुई, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें हमसे दिया है कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर दिया है, यहाँ पर दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए कि क्या माइटोसिस के प्रोसेस में हमने क्रॉसिंग ओवर जैसा कोई इवेंट देखा था, नहीं देखा था। तो भाई बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है, इसे बड़ा सा इस पर रॉन्ग का साइन मार सकते हैं हम। उसके बाद कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज, इसको होल्ड पर रख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर। वाह वाह वाह, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर दे दिया, एकदम इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में क्रॉस का साइन हमने लगा लिया। अब हमारे पास बचते हैं फर्स्ट और थर्ड। इसमें से हमें माइटोसिस के इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेक्ट निकालना है, पहला या फिर कौन सा भाई, थर्ड वन हो सकता है करेक्ट, या फिर क्या कहते हैं फर्स्ट। सो सबसे पहली बात तो कंडेंसेशन तो दोनों में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, और ऐसा होता भी है। जो प्रोफेज है यहाँ पर कंडेंसेशन ही तो देखने को मिलता है। कंडेंसेशन मीन्स कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन होने के साथ ही साथ क्या होता है
कि अरेंजमेंट एंड इक्वेटोरियल प्लेट जो कि मेटाफेज का कैरेक्टर है। कंडेंसेशन होने के साथ साथ हमने ये भी देखा था प्रोफेज में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होती है, डिसअसेंबली, दोनों का मतलब एक ही है। सो कंडेंसेशन हुआ, उसके साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हुई। उसके बाद मेटाफेज में अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर या फिर मेटाफेज प्लेट पर। ये बात हुई, ये दोनों स्टेटमेंट दे दिए थे हमें प्रोफेज के कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर अरेंजमेंट एट इक्वेटर ये क्या है, मेटाफेज का कैरेक्टर दे दिया है। सेंट्रोमियर डिवीजन, मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज। एनाफेज में हम देखते हैं कि जो सेंट्रोमियर है या फिर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं या क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट से दूर चले जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, जिसका डिवीज़न होता है। सो सेंट्रोमियर डिवाइड होता है किस में, एनाफेज में। उस इन दोनों चीज़ें एनाफेज में ही होती हैं, सेग्रीगेशन हुआ और उसके बाद टीलोफेज आती है। सो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम वन बाय वन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें अगर ये दिया होता इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली कहीं पर तो वो गलत हो जाता, लेकिन अगर यदि हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली भी दे दिया है तो ये भी तो एक कैरेक्टर है भाई, माइटोसिस इवेंट्स जो होते हैं माइटोसिस में उसका। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि इस तरीके से एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन आया है 2018 से, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि सेल डिवीज़न या फिर सेल साइकिल अब कौन सा है, माइटोसिस है, मियोसिस है, नहीं पता, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हमने मियोसिस में पढ़ा है। ठीक है, तो मियोसिस जो प्रोसेस है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। उस स्टेज को हमें देखना है इनमें से, इतनी स्टेज में से, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे तो इनका जो सेपरेशन है वो किस फेज में स्टार्ट हो जाता है। एकदम अलग तो ये किस में हो जाते हैं, डाइकाइनेसिस में, लेकिन उससे पहले ही इनिशिएशन किस फेज में हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज जो है, डाइकाइनेसिस से पहली वाली स्टेज जिसको हम डिप्लोटीन के नाम से जानते हैं। सो डिप्लोटीन स्टेज जो है वहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे उनके सेपरेशन की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आया है 2019 से। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की कुछ फेज दे दी, उसमें से करेक्ट सीक्वेंस निकालना है। G1S G2M लिखा हुआ दिख रहा है, तो जो माइटोसिस में इंटरफेज का सीक्वेंस था उसमें क्या था, G1S G2 एंड M फेज, ये करेक्ट सीक्वेंस था। अब इसमें से यही सीक्वेंस हमें ढूंढना है। M आता है पहले, नहीं आता, G1 ठीक है, S आएगा भाई, G2 नहीं आएगा, S आएगा नहीं आएगा, G1S G2M ये करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक, सेल्स इन G0 फेज। अगर यदि G0 फेज का, जो कि मैंने स्पेशली एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था G0 फेज के ऊपर में, तो G0 फेज़ का अगर वीडियो देखा है तो उसमें हमें ये भी पता है कि G0 फेज़ की जो सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइडिंग फेज़ में नहीं एंटर करती, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में रह के सेल साइकिल जो है उसको एग्जिट कर देती हैं। सो सेल्स इन G0 फेज़ क्या करती हैं, एंटर करती हैं सेल साइकिल में, नहीं करती, सस्पेंड कर देती है सेल साइकिल को, नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, सेल साइकिल अपनी चलती रहे, हमें नहीं डिवाइड करना है तो हम नहीं करेंगे। टर्मिनेट करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, एग्जिट कर देती हैं सेल साइकिल से, कि इन फ्यूचर अगर हमें हमारी नीड हुई डिवाइड करने की तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम एकदम अपनी इस रेस्टिंग स्टेज में ही पड़े रहेंगे। ये होता है G0 फेज़ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022
2020, सॉरी 2022 नहीं, वो अभी आएगा। सो 2020 का है, 2020 का। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट दी सेल साइकिल्स, कुछ डिवाइडिंग सेल जो हैं सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं, जी नॉट फेज के बारे में बात की गई है। एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, और इनएक्टिव स्टेज में जाके मीन्स रेस्टिंग स्टेज में जाके वो बैठ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जिसको हम क्विसेंट स्टेज या फिर जी नॉट फेज के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, अब जो माइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है, माइटोसिस में जो दो फेज थी, नॉन डिवाइडिंग फेज और डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम इंटरफेज के नाम से जान रहे थे। इंटरफेज में आता है G1S G2, उसके बाद आती है एम फेज, माइटोसिस या फिर डिवाइडिंग फेज, ये सीक्वेंस चलता है। तो ये बात की गई है कि कुछ डिवाइडिंग सेल जो हैं वो एग्जिट कर देती हैं सेल साइकिल को और इनएक्टिव स्टेज में जाके बैठ जाती हैं, जिसको हम जी नॉट फेज या फिर क्विसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ किस फेज के एंड में होती है? सो G1 फेज जो है, जहाँ पर सेल अपने आप को ग्रो करा रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है, उसके बाद अगर यदि उसको फर्दर डिवाइड करना है तो वह इस फेज में एंटर करेगी। अगर यदि वो नॉन डिवाइडिंग नेचर की है या डिवाइड नहीं करना है तो वो क्या कर देगी, G1 फेज के एंड में होने के बाद, एंड होने के बाद जी नॉट फेज में जाकर वो अपना स्टॉप हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेज में रह जाएगी। सो ये ही पूछा है, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ G1 फेज। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, G1 फेज। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, वही इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया। मियोसिस जो है उसकी कुछ फेज दे दी, उनके कुछ इवेंट्स दे दिए, इसमें से करेक्ट जो मैचिंग है वो निकालनी है। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब जो जाइगोटीन था, जाइगोटीन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमने देखा था कि साइनेप्सिस जो है ये फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि ए का क्या हो गया, 4th नंबर करेक्ट हो गया। पैकेटीन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। बी का क्या हो गया, 3rd हो गया। अब देखते हैं, ए का 4, बी का 3। ए का 3 दिया है तो ये तो होगा नहीं, ए का 4 दिया है यहाँ पर, ठीक है। बी का 3 दिया है, ठीक है। किसी और में इस तरीके से दिया है, नहीं दिया। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हम एग्ज़ाम नेशन हॉल जो है उसमें तो बैठे नहीं हैं, अभी क्वेश्चंस जो हैं उनको लगा रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। डिप्लोटीन जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कैज़मेटा का फॉर्मेशन हुआ। डाइकाइनेसिस जो है वहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होता है कैज़मेटा का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाता है इन सारे इवेंट्स को लेकर मियोसिस के। उसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज के कुछ कैरेक्टर दे दिए हैं, उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं भाई G1 में तो नहीं होता है, इस फेज में होता है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन, ओहो मेरा भी मुंह क्या बोलते बोलते, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस। सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं क्या G1 फेज में उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं, अभी तो सेल अपने आप को तैयार ही कर रही है भाई। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। यस, जो G1 फेज होता है वहाँ पर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, अपने आप को ग्रो कर रही होती है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती है। ये सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं G1 फेज में। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। न्यूक्लियर डिवीजन अभी यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये तो टीलो फेज के टाइम पर देखने को मिलेगा। टीलो फेज का जब एंड होगा तब तक हमें पता चलेगा, धीरे धीरे करके सारे इवेंट्स को फॉलो करते हुए। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। अब ये क्वेश्चन है 2021 का, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ के बोल देती हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, उससे आप नोट भी कर सकते हैं इसको।
सो विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, मियोसिस की बात की गई है, मियोटिक प्रोफेज की बात की गई है, ठीक है। मियोसिस में भी प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन। अब मियोसिस में प्रोफेज 1 में जो बहुत सारी फेज थी उसमें से जो टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस था वो कहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसके बारे में बात की गई है। सो विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा जो है वो किस पर्टिकुलर स्टेज में देखने को मिल रहा था, तो वो हमें अच्छे से पता है कि जो डाइकाइनेसिस है ये दिया है, ये लिखा है यहाँ पर लेप्टोटीन, ये लिखा है जाइगोटीन, ये लिखा है डायाकाइनेसिस एंड ये लिखा है पैकेटीन। सो डाइकाइनेसिस जो स्टेज है वहाँ पर देखने को मिलता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है 2022 का। The appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characterizes। ये जो बात की गई है कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उसकी अपीयरेंस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पर जो होमोलोगस क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मीन्स रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वहाँ पर टर्मिनलाइजेशन जैसा कुछ प्रोसेस कैरेक्टराइज करता है, नहीं भाई, टर्मिनलाइजेशन तो बिल्कुल एंड में जाके होता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोजोम के बनने से जस्ट पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद होमोलोगस क्रोमोजोम जो है उसमें कुछ प्रोसेस और देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो अपना एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, क्या उसका पर्टिकुलर काम है इनमें से। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या टर्मिनलाइजेशन में रोल प्ले करता है? नहीं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में नहीं करता। जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बाइवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए या फिर रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम उसको, इस चीज़ को पूरा अच्छे से होने के लिए, परफॉर्म होने के लिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्रॉसिंग ओवर को इनिशिएट कराने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis characterizes site at which crossing over occurs। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीज़न जिसको हम माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो नहीं देखने को मिलता है माइटोटिक डिवीज़न के टाइम पर? कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, स्पिंडल फाइबर अटैच to kinetochore of the chromosome, movement of centriole towards opposite pole, pairing of homologous chromosome। अब माइटोटिक डिवीज़न दैट मीन्स माइटोसिस के इवेंट्स की बात की गई है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये जो है ये हमें मियोटिक डिवीज़न में देखने को मिलता है, माइटोटिक में नहीं मिलता। कॉइलिंग और कंडेंसेशन होती है, बिल्कुल होती है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर जो है उससे अटैच करते हैं। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो माइटोसिस में देखने को मिलती है, नहीं मिलती। और यही चीज़ हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कभी नहीं देखने को मिलता है माइटोटिक सेल डिवीज़न के टाइम पर। ओके, एंड ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग मियोसिस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मियोसिस की कुछ स्टेटमेंट दे दिए और इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। हाँ, ऐसा तो देखने को मिलता है मियोसिस 2 के एंड में। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हाँ, होती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। ये चीज़ भी होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है जो कि एस फेज में होता है, ठीक है, मियोसिस 2 की एस फेज में, जबकि इंटरफेज जो होती है हमारा, जो कि मैंने बताया था, इंटरफेज चाहे हम माइटोसिस पढ़ रहे हो चाहे मियोसिस पढ़ रहे हो, इंटरफेज जो है वो दोनों में सेम रहेगा, जिसमें G1 S G2 आएंगे। और जो G1 में काम हो रहा है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, सब में सेम ही रहेगा। सो एस फेज किसका है? फेज है इंटरफेज का। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। यहाँ तक तो सही दिया, ऑफ मियोसिस 2, ऑफ मियोसिस 2 नहीं, ऑफ इंटरफेज। अगर इंटरफेज होता है तो ये करेक्ट होता है, बट इन्होंने मियोसिस 2 दे दिया जो कि इनकरेक्ट करना था, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया है। सो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के कुछ स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से हमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट उसको निकालना है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग है या फिर जो सेपरेशन होता है वो एनाफेज में देखने को मिलता है। बिल्कुल जी। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज में इक्वेटर लाइन पर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो कि अटैच करते हैं सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बताया है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेंट्रोमियर से इस तरीके से अटैच होंगे। सेंट्रोमियर के जस्ट चिपका हुआ एक इस तरीके का डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, और इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। लेकिन जो इनकरेक्ट दे दिया हमें स्टेटमेंट, और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है? करेक्ट। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। नहीं, ऐसा नहीं होता, और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। सो इसी के साथ ये सारे के सारे PYQs हमारे हो जाते हैं कंप्लीट सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के। इसके बाद हम न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। लेकिन उससे पहले मैंने जो PYQs हैं, जब मैं ये देख रही थी तो मैंने एक एनालिसिस किया था कि 1-2 टॉपिक इकोलॉजी के हैं, जैसे कि स्पीशीज़ इंटरेक्शन, जिसमें एमेंसलिज्म, न्यूट्रलिज्म, कमेंसलिज्म या फिर म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर, इस तरीके का नेचर जो है जिसको हम स्पीशीज़ इंटरेक्शन के नाम से पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, 3 पिरामिड के बारे में बात की गई है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एंड एक और क्वेश्चन मैंने देखा था जो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 फेज होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। सो मैंने सोचा है कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले हम वो कर लेंगे, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले ये छोटे छोटे टॉपिक जो है उनको कवर करेंगे विद PYQs। सो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। एंड वीडियोस अब पसंद आते हैं तो और हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि रेगुलर बेसिस पर स्टडी तो करनी है, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेंगे या फिर अच्छा खाना नहीं खाएंगे
तो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा ही होगा अगर यदि थोड़ी सी भी तबीयत गड़बड़ हुई, ऊपर नीचे हुई। बिकॉज इस टाइम पर कोल्ड वेदर है तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इतने अच्छे से। तो इसीलिए बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और प्रिपरेशन तो करनी है। सो बाकी की आगे की वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।